नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। एक छोटे से कमरे से, एक छोटे से शहर के छोटे से कमरे से छोटा सा काम शुरू करने वाला एक ऐसा व्यक्ति जिसने तमाम कारगुजारियों से, तमाम ऐसी बारीकियों से जिनसे शायद आम जनता वाकिफ नहीं थी, उनको इस्तेमाल करते हुए शिखर पर पहुंचा। और शिखर पर पहुंचने के बाद सत्तासीन लोगों के संपर्क में भी आया और पैसे का ऐसा जुनून, पैसे की ऐसी खनक जिसने शिखर पर बैठे हुए सत्तासीनों को भी उस व्यक्ति का नमन करने के लिए मजबूर कर दिया। उस व्यक्ति के छोटे छोटे फंक्शंस में बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े भाषण होते थे, बधाई संदेश आते थे, और वह व्यक्ति अभी जब कुछ दिन पहले नहीं रहा तो उनमें से किसी भी व्यक्ति ने शोक संदेश नहीं दिया। यह है कहानी उतार और चढ़ाव की। जब आदमी शिखर पर होता है तो उसके चाहने वाले बहुत होते हैं, उसके प्रशंसक बहुत होते हैं, लेकिन जब वही व्यक्ति फर्श पर होता है, कुछ नहीं होता है, तो शायद गुमनामी के अलावा कोई भी उसका साथ नहीं देता। अगर आप समझ गए हैं तो अच्छा है, और अगर नहीं समझे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं बात करने वाला हूं सुब्रतो राय सहारा की। सुब्रतो राय सहारा के बारे में विस्तार से हमें जानने का मौका उस समय मिला जब मेरी गोरखपुर में पोस्टिंग हुई 2007 से 2011 तक, और मैंने उन चीज़ों को देखा, समझने की कोशिश की कि इस व्यक्ति ने क्या क्या किया, कैसे भोली भाली जनता को गुमराह किया और कैसे छोटी छोटी योजनाएं आकर्षक बनाकर लोगों के सामने परोसी, लोग जाल में फंसते गए और एक कंपनी जो 12x10 के एक कमरे से शुरू हुई वो एक भारत की नामी गिरामी कंपनी बन गई। और वो एक ऐसी कंपनी बन गई जिसने राजनेताओं को वित्त पोषण किया, चुनाव की फंडिंग दी और राजनेताओं के काले धन का हिसाब किताब रखा। उनके काले धन को सफ़ेद किया या नहीं किया तो ये तो नहीं मालूम, लेकिन बहुत सा काला धन भी उनके पास रहा जो कंपनी की नेटवर्थ में, कंपनी को ऊंचाइयों पर पहुंचाने में काफ़ी सहायक रहा। इस तरीके से जो वित्तीय पहाड़, रुपयों का पहाड़, पैसों का पहाड़ जो खड़ा हुआ, तो आप ये समझ सकते हैं कि उस पहाड़ पर ऐसे वृक्ष लगे थे जिनसे पैसे गिरते थे, और वो पैसे किसी गरीब को नहीं मिलते थे। पैसे कहाँ जाते थे, क्या हुआ, इसकी तो हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि सुब्रतो राय सहारा की कैसे, बहुत ही संक्षिप्त में, कि कैसे वो इतने शिखर पर पहुंचे। तो बहुत संक्षिप्त में हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि सुब्रतो राय सहारा कैसे इतनी बड़ा वित्तीय कारोबार खड़ा कर सके और कितनी ही फ्रॉडुलेंट योजनाएं उन्होंने चलाई, कितने ही छोटे छोटे जो निवेशक हैं, आप कह सकते हैं गरीब आदमी हैं, उनको लूटा, और उनकी गाढ़ी कमाई फिर कभी वापस उनके पास नहीं आई। और वो बूंद बूंद से सागर बना, सागर भरा, और उस सागर ने नई 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 ऊंचाइयां छुई, लेकिन उसी सागर में एक ऐसा ज्वार भाटा आया जिसके ज्वार में सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। और सुब्रतो राय सहारा एक साधारण व्यक्ति की तरह 10,000 करोड़ रुपए का इंतजाम नहीं कर सके और उनको जेल जाना पड़ा। लगभग 2 साल तक जेल में रहने के बाद आप समझ सकते हैं कि 2 सालों में भी जो वित्तीय पहाड़ पर बैठा हुआ था, जिसके यहाँ पैसों के पेड़ लगे थे, वो व्यक्ति सेबी द्वारा मांगी गई धनराशि 24,000 करोड़ जमा नहीं कर सका। बाद में उनको पैरोल मिला, 24,000 करोड़ की राशि सेबी के पास जमा की गई और उससे थोड़ा थोड़ा भुगतान निवेशकों को किया जा रहा है। लेकिन इतने लंबे समय में बहुत सारे निवेशक भी अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनका कोई क्लेमेंट भी नहीं है। इस सहारा की जो तमाम सारी अनुषंगिक कंपनियां बन गई थी कुकर मुत्तों की तरह, उनका कोई ऐसा लीगल ढांचा भी नहीं था जिनके प्रमाण कुछ हों लोगों के पास। साधारण रसीदें थी, लोगों ने रखी या नहीं रखी।
आजकल भी ये सिस्टम है कि बहुत सारे ऐसे ग्राहक होते हैं जिनके पास बैंक की डिपॉजिट और उनकी रसीद नहीं होती हैं, लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंक और दूसरे बैंक कम से कम ये हिसाब किताब रखते हैं। इवन अनक्लेम डिपॉजिट होती है, 10 साल तक उसका हिसाब रखते हैं रिजर्व बैंक के पास ट्रांसफ़र करने के पहले, तो वहाँ तो पता चलता रहता है। लेकिन एक तो ऐसा गुमनामी का समुद्र था जिसमें भोली भाली जनता का अरबों रुपया डूब गया और उनका कोई क्लेमेंट नहीं मिला। लास्ट मोमेंट पे सरकार ने कोशिश की, सेबी ने कोशिश की कि वो 24,000 करोड़ रुपए वापस करेंगे लोगों के। वो पैसा अभी भी जमा है 25,000 करोड़, लेकिन कोई क्लेमेंट सामने नहीं आ रहे हैं। सरकार ने पोर्टल बनाया है, लोग उस पर रजिस्टर कर रहे हैं और धीरे धीरे बहुत स्लो स्पीड से पैसा वापस भी जा रहा है और बताया जाता है कि अभी तक 150 से 200 करोड़ रुपए तक ही वापस किया जा सका है। लेकिन अमाउंट बहुत ज़्यादा है। अगर आप किसी भी गांव, किसी भी शहर में चले जाएं, ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में और ख़ासतौर से पूर्वांचल में, तो शायद ही ऐसा कोई घर होगा, शायद ही कोई ऐसा गरीब होगा जिसका कुछ न कुछ सहारा में ना फंसा हो। तो ये है सहारा की उतार चढ़ाव की कहानी। लेकिन हम एक और संक्षेप में आपको ये बताते हैं कि गोरखपुर में जो लोग गए होंगे, जो लोग रहते हैं, उनको मालूम होगा गोलघर से सिनेमा रोड एक जाती है, गोलघर चौराहे से, और उसमें थोड़ा आगे बढ़ने पर एक छोटी सी दुकान थी बाएं साइड में, 10 बाई 12 की मुश्किल से। उस 10 बाई 12 की दुकान में सुब्रतो राय सहारा कभी ट्यूशन पढ़ाया करते थे बच्चों को, और उस ट्यूशन के साथ साथ धीमे धीमे एक ऐसा काम करते थे जो ज़्यादातर ऑफिस में अभी भी होता है। और उसके बारे में संक्षिप्त में आपको बता दूं कि काम ऐसा होता है कि जैसे 10 फ्रेंड मिल गए और उन्होंने 1 साल के लिए हर महीने बराबर मात्रा में पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। मान लीजिए 10 फ्रेंड है, उन्होंने 2-2 हज़ार रुपये इकट्ठा करना शुरू किया। तो 10 फ्रेंड जब 2,000 रुपये इकट्ठा करेंगे तो 20,000 रुपये इकट्ठा हो जाएंगे हर महीने। तो ये हर महीने का जो पैसा इकट्ठा होता है ऑफिस में, ये तय करते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा नीडी व्यक्ति है, किसको सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, और वो इस पैसे को ले लेता है, थोड़ा प्रीमियम देता है। ये कहलाता है सेक्रीफाइस। अगर किसी को बहुत सख्त ज़रूरत है पैसे की, तो उसने 20,000 रुपये उठा लिए और प्रीमियम की राशि 2,000 रुपये दे दी। ये 2,000 रुपये की राशि है वो 10 फ्रेंड्स में बट जाएगी। आप उसे इंटरेस्ट समझ लीजिए, उसका प्रीमियम समझ लीजिए, कॉस्ट समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए, डिविडेंड समझ लीजिए, और ऐसा हर महीने होता चला जाएगा। कोई लेने वाला तो सारे फ्रेंड्स को कभी ना कभी लेना ही पड़ेगा होगा, तो हर फ्रेंड को एक मुश्त राशि मिल जाएगी पूरे साल भर की, यानी 24,000 रुपये। और महीने में जिसको ज़्यादा ज़रूरत होगी वो पैसे उठाता जाएगा। तो ये एक तरीके से एक, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप कह सकते हैं, म्यूचुअल फंड कह सकते हैं, जो भी कुछ कहें, लेकिन ये इलीगल है, इसका कोई लीगल स्वरूप नहीं है। सुब्रतो राय सहारा ने भी इस तरह से दुकानदारों से मिलके, कुछ सैलरीड एम्प्लॉइज से मिलके ये काम शुरू किया, और इस काम के सहारे उनको एक बहुत बड़ी योजना हाथ लग गई। उस योजना का नाम उन्होंने दिया चिट फंड, और इस कंपनी का नाम भी सहारा दे दिया गया, क्योंकि ये जो पैसा इकट्ठा होता है महीने में एम्प्लॉइज से, दोस्तों से इकट्ठा होता था, ये बड़ा सहारा होता था, इसलिए इसे सहारा नाम दे दिया गया। यहीं से इसका नाम सहारा भी पड़ा। और ये चिट फंड कंपनी छोटे स्तर से शुरू की ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। छोटे छोटे दुकानदार, पटरी के दुकानदार, रिक्शा चलाने वाले, मजदूर, सभी लोग इसमें शामिल हो गए। और इसकी मोडस ऑपरेंडी यही रहती थी, हर ज़रूरतमंद पैसा लेता था, और इसमें जो सेक्रीफाइस का अमाउंट है वो बढ़ता चला गया, और इस तरीके से ये कंपनी काम करने लगी। लेकिन ये चिट फंड का काम भी लीगल और अथराइज्ड काम नहीं था, क्योंकि इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी नहीं था, तमाम पुलिस के छापे और दुनिया भर के थे। तो इस तरीके से जो सुब्रतो राय हैं वो थोड़ा सा राजनीति में भी दखल करने लगे। जो राजनीतिक लोग थे स्थानीय, उनके संपर्क में भी रहते थे, और इस तरीके से उनका काम चलता रहा। और 1978 तक इनका काम काफ़ी बढ़ गया, और फिर उसका नाम बाकायदा सहारा इंडिया परिवार दे दिया गया। इन सबको, जो उनके निवेशक थे, जो उनके दोस्त लोग थे, सहारा इंडिया परिवार के सदस्य हो गए, और काम बड़ा होता चला गया। और इसी बीच में सुब्रतो राय को एक बहुत बड़ी युक्ति सूझी। ये इतना बड़ा फ्रॉड है, इतनी बड़ी फ्रॉडलेंट स्कीम है जिसकी भनक आज तक लोगों को नहीं है, और आज इस स्कीम को हम आपको बताएंगे कि कौन सी वो स्कीम है जिसकी वजह से सहारा कहलाया। 1978 में सहारा इंडिया परिवार
नाम देने के बाद काम तो चल ही रहा था, काम और बड़ा हुआ तो ये लखनऊ में शिफ्ट हो गए सुब्रतो राय सहारा, और लखनऊ के हजरतगंज में लाल बाग में इन्होंने अपना काम शुरू किया। राजनेताओं से संबंध थे और इस तरीके से काम का विस्तार गोरखपुर और उसके आसपास के छोटे छोटे कस्बों तक पहुंच गया। लखनऊ में आया, इसको बड़ा फैनफेयर से लॉन्च किया गया, और जो सुब्रतो राय सहारा की योजनाएं होती थी, इनका जो प्रेजेंटेशन इतना आकर्षक होता था कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। इनकी जो प्रेजेंटेशन स्किल थी बहुत ही अच्छी, ज़बरदस्त थी। और लाल बाग में काम करते करते फिर काम बढ़ता गया तो कपूरथला में सहारा इंडिया परिवार का हेडक्वार्टर बन गया। 1978 में या उसके थोड़ा पहले जो एक योजना सुब्रतो राय सहारा के हाथ में लगी थी, उसमें बैंकों का इस्तेमाल किया गया, खासतौर से भारतीय स्टेट बैंक का इस्तेमाल किया गया, और 1980 के आसपास पोस्ट ऑफिस का भी इस्तेमाल किया जाने लगा। जब स्टेट बैंक को ये लगा कि उनके ब्रांड नेम पर असर पड़ेगा, उनके एक प्रोडक्ट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं जब ये फ्रॉड डिस्क्लोज होगा तो स्टेट बैंक का नाम भी खराब होगा, तो सुब्रतो राय सहारा ने पोस्ट ऑफिस का भी सहारा लिया। इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे एक वीडियो में। और जब ये काम बढ़ता चला गया, और ऐसा नहीं कि किसी को जानकारी नहीं थी, जो पढ़े लिखे लोग थे वो समझते थे, इसलिए उस चक्कर में नहीं पड़े। इसलिए कहा यह जाता है कि सहारा इंडिया परिवार में जितने भी लोग फंसे हुए हैं, जिनका पैसा फंसा हुआ है, उनको वित्तीय जानकारी नहीं है, वित्तीय साक्षरता की कमी थी, इसलिए वो फंस गए। लेकिन पैसा न तो सफ़ेद होता है, न काला होता है, न गरीब होता है, न अमीर होता है, न कम पढ़ा लिखा होता है, ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है। पैसा पैसा होता है और उसकी कीमत कभी कम नहीं होती। पैसा बहुत ज़्यादा आया। उसी समय गोरखपुर में एक पुराने परिचित थे, राजनीति से जुड़े हुए, बहुत कम लोगों को याद होगा। उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री हुए हैं वीर बहादुर सिंह, उनका संबंध गोरखपुर से था, गोरखपुर के रहने वाले थे, और किसी जमाने में कांग्रेस में बहुत ही युवा तुर्क नेता कहलाते थे, और उनके इंदिरा गांधी से सीधे संबंध थे। और कहा यह जाता है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य से बड़ी राशियों का, भारी भरकम पैसे का, ब्लैक मनी का जो जिम्मेदारी सौंपी जाती थी, वो वीर बहादुर सिंह की जिम्मेदारी थी। और जब भी कभी ऐसा होता है, ये बहुत साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब भी कभी कोई नंबर 2 का काम होता है, गलत काम होता है, तो जो करने वाला है वो भी ईमानदार नहीं रह जाता, वो अपने लिए भी कुछ ना कुछ करना शुरू कर देता है। और कई बार तो ये होता है कि अपने लिए इतना ज़्यादा करना शुरू करता है कि उसका जो ओरिजिनल काम है वो छूट जाता है। तो वीर बहादुर सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि बहुत बड़ी मात्रा में उनका जो पैसा था वो सुब्रतो राय सहारा मैनेज करते थे। वीर बहादुर सिंह की जो पृष्ठभूमि थी पूर्वांचल की, वो ऐसी नहीं थी कि वो अपना पैसा ले जाके स्विस बैंक में जमा कर देते या किसी टैक्स हेवन में जाके जमा कर देते। उनका जो अपना पैसा था हजारों, दसों हजार करोड़ में था। इसका अनुमान लगाना भी इनफैक्ट बहुत मुश्किल है। मैं जब गोरखपुर में रहा तो वीर बहादुर सिंह के जो बेटे हैं, उनका एक कॉम्प्लेक्स है गोलघर में। तो आप देखिए, बहुत सादे, सीधे साधे सज्जन लोग हैं, बैंक से लोन लेके उन्होंने अपना ये बनाया हुआ है। इनको आप बात करें तो आपको लगेगा कि उनको तो कानों कान खबर भी नहीं, क्योंकि पिताजी का कितना बड़ा पैसे का लेन देन सुब्रतो राय सहारा से था। और उनकी असामयिक मृत्यु से, वीर बहादुर सिंह की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, सारा खेल खत्म हो गया। क्योंकि इस समय कोई लीगलिटी नहीं होती है, कोई सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट नहीं होता है कि कहीं पैसा जमा था, कोई बैंक में तो पैसा जमा नहीं किया। तो कहा जाता है कि वीर बहादुर सिंह का सारा पैसा सुब्रतो राय सहारा के लिए एक फ्लोटिंग फंड हो गया। ये मुफ्त की कमाई सुब्रतो राय सहारा की हो गई। और सुब्रतो राय सहारा इतने बड़े पैसे को अकेले डाइजेस्ट कर गए। उन्होंने उनके बेटों को, परिवार को भी इस बारे में कभी भी नहीं बताया। वीर बहादुर सिंह के जो समकालीन लोग थे, पुराने लोग गोरखपुर में हैं, वो आज भी याद करते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में पैसा सुब्रतो राय सहारा के पास था। और कांग्रेस में ऐसे बहुत सारे नेता हुए हैं। उनकी मृत्यु का कारण भी, जो वीर बहादुर सिंह की मृत्यु है, उनके कारण भी कुछ बहुत रहस्यमय था। लेकिन कांग्रेस में ऐसी रहस्यमय मृत्यु बहुत नेताओं की हुई है। लाल बहादुर शास्त्री से शुरू हुई, आज तक पता नहीं चला कि क्यों उनकी मृत्यु हुई। और इंदिरा गांधी के ज़माने में ललित नारायण मिश्रा की मृत्यु हुई, नहीं पता चला क्यों मृत्यु हुई, किसने मारा।
और इसके बाद में तो फिर माधवराव सिंधिया, राजेश पायलट मृत्यु हुई, लेकिन पता नहीं चला क्यों मरे, क्या हुआ, कोई जांच का परिणाम ऐसा नहीं आया जिससे पता चलता है कि एक्चुअली क्या कारण था इनकी मृत्यु का। वीर बहादुर सिंह के साथ भी वही हुआ था और वो खेल वहीं खत्म हो गया। लेकिन असली बात यह है कि वीर बहादुर सिंह का जितना पैसा था वो सहारा इंडिया का पैसा हो गया। सुब्रतो राय सहारा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, उनके राजनीतिक रिश्ते थे और उनको एक ऐसे राजनीतिक व्यक्ति मिल गए अमर सिंह के रूप में, जिनको पैसे की दरकार तो थी लेकिन उनके पास खुद कुछ नहीं था और उनकी बहुत राजनीतिक पहुंच थी। मुलायम सिंह से इनकी दोस्ती थी, समाजवादी पार्टी के महासचिव रहते थे, फिल्मी दुनिया में भी उनका बहुत कनेक्शन थे। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन से बहुत खासे रिश्ते उनके थे और इस तरीके से सुब्रतो राय सहारा ने फिल्मी दुनिया में भी प्रवेश किया, राजनीति में भी प्रवेश किया, राजनीतिक लोगों से संबंध बनाए। स्वयं राजनीति में कभी हिस्सा नहीं लिया लेकिन राजनीतिकों को अपने इशारे पर नचाया और उनसे खूब काम निकाला। ऑफ कोर्स पैसा भी बनाया होगा, फिल्मों भी वही किया और बताया ही जाता है कि कई फिल्मी सितारों का, कई राजनेताओं का नंबर 2 का पैसा भी सहारा में था और इसलिए सहारा के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। और जब इस तरह का पैसा होता है तो फिर शुरू होता है रियल एस्टेट का व्यवसाय। सहारा ने भी रियल एस्टेट का व्यवसाय बड़े स्केल पर किया। पहले तो एक छोटी सी परियोजना गोरखपुर में चलाई थी, लखनऊ में चलाई थी, लखनऊ में गोमती नगर में, जहाँ सुब्रतो राय सहारा का खुद का शहर है जिसे कहा जाता है सहारा शहर, और उसमें रहते हैं अकेले सुब्रतो राय सहारा। और मुलायम सिंह के ज़माने में उनको जगह मिल गई थी, बहुत ही बेशकीमती जगह है। मायावती के मुख्यमंत्रित्व काल में हाथी खड़ी करने के लिए थोड़ी सी जगह उनके सहारा शहर से काट ली गई, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा जगह है। और दूसरे जानकीपुरम साइड में भी इन्होंने एक सिटी बनाई, उसका नाम रखा सहारा शहर। वो सहारा शहर बहुत ही अच्छा बसा हुआ है। उस सहारा में तरह तरह के फ्लैट, विलास, प्लॉट वगैरह थे और आज भी वो स्कीम बहुत ही अच्छी है। तो ये तो लखनऊ की स्कीम थी, लेकिन इसके बाद फिर उन्होंने कॉमर्शियल स्टेट्स में बहुत सारी जगह इन्वेस्टमेंट किया और बॉम्बे में तो एम्बे वैली नाम का एक पहाड़ी पे एक शहर बसा दिया। सौभाग्य से मुझे भी एम्बे वैली में जाने का मौका मिला, क्योंकि एम्बे वैली का एक हिस्सा सहारा के पास रहता था और वो कॉरपोरेट प्रोग्राम्स के लिए निश्चित था। और इसके अलावा जो फिल्मी सितारे, क्रिकेटर्स या आप कहीं जिसके पास पैसा हो वो एम्बे वैली में जाके फ्लैट, विला खरीद सकता है। और एम्बे वैली में जो लोग गए होंगे, अब तो जो एम्बे वैली है उसका सीज होकर गवर्नमेंट कंट्रोल में है, बैंकों के कंट्रोल में है, ऑक्शन उसका होगा। लेकिन एम्बे वैली का वह पार्ट, बहुत बड़ा पार्ट जो सहारा के पास था और उसमें कॉटेजेस बनी हुई थी और इतनी तरह के फूल, पौधे, ग्रीनरी, अंदर सड़कें थी, शायद भारत में हमने तो कभी कोई ऐसी प्राइवेट टाउनशिप नहीं देखी। एम्बे वैली जिन लोगों ने देखा है वो इसको समझते होंगे और जिन्होंने नहीं देखा है तो मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि बिल्कुल अकल्पनीय है। जहाँ पे कारपोरेट इवेंट होती थी, इतना सजा धजा, तरह तरह के पेड़ पौधे, ऐसे फूल, ऐसे बूटे और इतना साफ सुथरा प्रेमाइसेस, तरह तरह की चिड़ियाँ और बिखरी हुई कॉटेज, 2-4 कॉटेज आसपास में हैं, फिर दूर हैं बड़े बड़े घास के मैदान। सिर्फ ऐसा लगता था कि फिल्मी सीन है और वास्तविक जीवन में तो शायद इसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल था। मैं एक कॉर्पोरेट इवेंट में शामिल होकर मुझे एम्बे वैली में जाने का सौभाग्य मिला। मैं 3 दिन वहाँ रहा तो जो कॉटेज बनी हुई है उन कॉटेज में सारी सुविधाएं तो हैं लेकिन थोड़ा यूनिक हैं, बहुत यूनिक टाइप की बनी हुई है। उनमें छत की जगह वो स्विस कॉटेज जो बनाई जाती है उस तरह की बनी हुई है, सारी फैसिलिटी है। इंटरकॉम आप करिए तो बैटरी चलित गाड़ी आ जाएगी, आपको जहाँ कहीं छोड़ना है छोड़ देगी। और ये अच्छी चीज़ है कि एम्बे वैली में कोई भी व्हीकल प्रवेश नहीं करता है, गेट पर ही सारी बसें, कार खड़ी हो जाती हैं और वहाँ से फिर आपको बैटरी ड्रिवन जो कार होती हैं, गाड़ियाँ हैं, वो आपको आपके गंतव्य तक, कॉटेज तक या जो प्रोग्राम जहाँ पे चल रहा है वहाँ तक ले जाएंगे। और इससे पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए भी अच्छा है। और 10 से 5 तो प्रोग्राम वहाँ पर चलता था सुबह शाम घूमने में। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि अपने जीवन में भारत में ऐसा कोई स्थान हमने नहीं देखा
और उस कॉटेज की एक नाइट की कीमत जितनी वसूल कर लें वो कम है, 25,000 से लेके 1 लाख रुपये तक थी। ये बात 2012 की है। तो आप सोच सकते हैं कि अम्बे वैली में क्या था। और वहीं जब लोगों को पता चलता था कि ये सहारा का है, अम्बे वैली सहारा की है, गेट पर सब पूरा वर्णन मिलेगा सहारा का, तो इवन पढ़े लिखे लोगों को भी बड़ा श्रद्धा हो जाती थी सहारा से कि अरे सतपुर राय ने तो ऐसा कर दिया जो कोई भी नहीं कर पाया। और गरीबों से पैसा जमा होता था, तमाम शहरों से, कस्बों से, गांवों से, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, मजदूरी करने वाले, दुकान में सेल्स पर्सन, छोटे छोटे दुकानदार, और इनको रिझाने के लिए उन्होंने राष्ट्रवाद का चोला भी ओढ़ा। भारत की क्रिकेट टीम, हॉकी टीम स्पॉन्सरशिप, उनकी जैकेट और प्रचार सहारा का। और सहारा ने सहारा प्रणाम भी निकाल दिया, सहारा प्रणाम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकाली। तो ये प्रेजेंटेशन है लोगों को जो घेराबंदी की गई, उस घेराबंदी में रहने का कि देखिए कितना अच्छा सब कुछ चल रहा है। और डाइवर्सिफिकेशन भी सहारा ने बहुत किया। सहारा एयरलाइंस शुरू की, सहारा की एयरलाइंस और गोरखपुर से भी शुरू हुई। गोरखपुर वालों को भी लगा कि भाई सहारा का यहाँ से जुड़ाव है तो कितना अच्छा सारा काम, गोरखपुर को भी विकास के पथ पर जाने का मौका मिलेगा। और सहारा एयरलाइंस जब शुरू हुई थी तो बहुत से लोगों को जो ट्रेवल करते होंगे उनको मालूम होगा कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी। इंडियन एयरलाइंस में हम लोग जब जाते थे तो एयर होस्टेस एक ट्रे लेके आती थी जिसमें टॉफ़ी रखी होती थी। कोई शिष्टाचार में 1 उठाता था, कोई 2 उठा लेता था, धृष्टता करके। ज़्यादातर लोग एक और बहुत से नफासत वाले लोग नहीं चाहिए लेकिन सहारा एयरलाइंस ने शुरू किया कि जिस समय आप बोर्डिंग के लिए जाएंगे, चेक इन करने के लिए बोर्डिंग पास लेंगे, उसी समय आपको एक चॉकलेट का पैकेट मिल जाएगा। ये अपने आप में बहुत यूनिक था। तो इसलिए जो घर में बच्चे थे वो जिद करते थे नहीं सहारा से चलेंगे, सहारा से चलेंगे। ये सहारा एयरलाइंस की मार्केटिंग भी थी और इतना अच्छा प्रचार भी था। और एयरलाइंस के अंदर भी मार्केटिंग थी, उसमें कुछ प्राइजेस निकलते थे और उसमें कई बार महंगे महंगे गिफ्ट मिल जाते थे बिना किसी कॉस्ट के। मार्केटिंग भी होती थी, उनमें भी प्रोडक्ट भी ठीक रहते थे और बच्चे जाते थे उनको गिफ्ट देते थे। तो बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा था। किड्स तो बिल्कुल जिद करते थे नहीं सहारा से चलेंगे, सहारा से चलेंगे। और इसके अलावा सहारा ने और भी कई काम शुरू किए। कैलकाटा में उन्होंने कई होटल्स परचेज किए थे, होटल हिंदुस्तान में से था शायद, जहाँ कभी इनकी फ्लाइट्स में भीड़ नहीं होती थी तो फ्लाइट डाइवर्ट करते थे हैदराबाद, कैलकाटा, देन लखनऊ, इस ढंग से। और वो एक रात होटल में फ्री रुकवाते थे, कॉस्ट जो भी रहती हो। लेकिन कुल मिला के ये मार्केटिंग ऐसी थी कि इनके सब मकर जाल में फंस गए और सहारा एयरलाइंस ने बड़ी बड़ी एयरलाइंस को टक्कर देना शुरू कर दिया। और उसमें से सबसे जो नुकसान हुआ वो इंडियन एयरलाइंस का हुआ। उसमें इंडियन एयरलाइंस घरेलू सेवाएं देती थी, मर्जर तो बहुत बाद में हुआ। तो इस तरीके से सहारा एयरलाइंस की शुरुआत हुई। और सहारा ने वो क्षेत्र आइडेंटिफाई किए जो हर भारतीय के जीवन को प्रभावित करते हैं और यहाँ के क्षेत्र को प्रभावित करते हैं और वो सहारा को प्रोटेक्ट करते हैं। तो उसमें मीडिया था, सहारा 1 करके सहारा ने चैनल निकाल दिया। और चैनल भी कैसे निकाले आपको ताज़ुब होगा। ऐसे प्रणव गोस्वामी जैसे लोग हैं जिन्होंने आज के युग में चैनल शुरू किए, फिर उन्होंने बांग्ला भाषा में शुरू किया, फिर हिंदी का शुरू किया, फिर बांग्ला का शुरू किया, कर्नाटका में शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे किया। सहारा ने एक बार में हिंदी में शुरू किया, इसके बाद हिंदी, इंग्लिश और उर्दू तीनों सेवाएं एक साथ शुरू कर दी और हर राज्य के हिसाब से शुरू कर दी। सहारा यूपी, सहारा बिहार, झारखंड, बहुत ये प्रचार प्रसार हो गया। और फाइनेंशियल कंपनीज तो बहुत सारी बना ली। और ऐसा मकर जाल था कि जो रिकरिंग डिपॉजिट खोलते थे उनकी मैच्योर होती थी तो बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। बॉन्ड जो है वो कन्वर्टेबल है तो शेयर्स में हो गया, नॉन कन्वर्टेबल है तो उसकी 10 साल की म्याद है, वो पता नहीं चलेगा लोगों को कब मिल रहा है, कितने लोगों को मिला है, कितने को नहीं मिला। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, लोगों ने कभी नहीं सोचा कि सहारा इंडिया इतना पैसा इकट्ठा करता था और उनका कंपटीशन बैंक से होता था। एज ए रीजनल मैनेजर जब गोरखपुर में मैं कहीं जाता था विजिट के लिए, मैं देखता था कि स्टेट बैंक की ब्रांच नीचे है और सहारा इंडिया उसके ऊपर खुली हुई है। और सहारा इंडिया में बहुत भीड़ लगी रहती थी, स्टेट बैंक में भीड़ नहीं। ऐसे बहुत सी जगह थी। उसकी वजह ये थी कि उनके पास छोटे छोटे कस्टमर्स होते थे, वो पैसे जमा करने भी आते थे, कोई
किसी की फिक्स डिपॉजिट मैच्योर होगी निकालने भी आते थे। लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूँ कि सहारा इंडिया का जो पैसा होता था अल्टीमेटली वो स्टेट बैंक की ब्रांच में जमा करते थे या कोई दूसरी नेशनलाइज बैंक की ब्रांच होती थी उसमें जमा करते थे। तो लोग ये क्यों नहीं सोच पाए कि ऐसी कोई कंपनी जो लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट देने का वायदा करती है और वो अपना पैसा शाम को स्टेट बैंक में जमा कर देती है, और स्टेट बैंक तो वही ब्याज देगा जो आम कस्टमर्स को दे रहा है, इससे ज़्यादा तो नहीं दे सकता। तो कैसे मैनेज करेंगे, कैसे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे, क्या करेंगे, लोगों ने कभी नहीं सोचा। ये एक जो भारतीय जनमानस में जो वित्तीय साक्षरता की कमी है, ये उसका परिणाम है कि लोगों ने कभी अपने आप से नहीं पूछा कि जो कंपनी अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट में रखती है स्टेट बैंक में, कैसे मैनेज करेगी। उस पैसे का काफ़ी हिस्सा रियल एस्टेट में रखते थे। कई फिल्में भी इन्होंने फाइनेंस की, अखबार निकालने लगे इनके, सहारा के पेपर निकलते थे, सहारा इंडिया करके, और बहुत जगहों से निकलते थे। हिंदी का निकलता था, इंग्लिश का निकलता था। तो जहाँ जहाँ कहीं मीडिया को अपने उसमें लिया, रियल एस्टेट में पैसा लगाया, फिल्मों में प्रवेश किया। फिल्मों में बड़े बड़े जो पिक्चर रिलीज होती थी उसमें भी सहारा इंडिया की क्लिप्स चलती थी। और इसके अलावा जो भारतीय क्रिकेट टीम थी, भारतीय हॉकी टीम थी, तो वो राष्ट्रवाद का जुनून बढ़ाने के लिए या अपने आप को राष्ट्रवादी साबित करने के लिए स्पॉन्सर करते थे। और जब भी कभी क्रिकेट का मैच होता था, हॉकी का मैच होता था, तो सहारा इंडिया, सहारा प्रणाम और ये सारी चीज़ें होती थी। और एक सबसे यूनिक चीज़ थी कि विद इन सहारा इन्होंने सहारा के कार्यकर्ता, मुख्य कार्यकर्ता, प्रधान कार्यकर्ता, इस तरह की चीज़ें बनाई हुई थी। तो लोग एक अलग से माहौल में रह रहे थे और उनको लग रहा था कि जो भी कुछ ये भारत में हो रहा है ये एकदम से नया है और ये बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग जगह ले जाएगा। ये लोगों से अविश्वास तो कर नहीं सकता, इसमें लोगों का नुकसान तो हो नहीं सकता, क्योंकि इतने राष्ट्रवादी, इतने देशभक्त लोग हैं, ये किसी गरीब का नुकसान क्यों करेंगे। इसके सहारे सहारा की पूंजी बढ़ती चली गई। और एक समय आया जब 2009 के आसपास सहारा ने अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर निकालना चाहा। कंपनियां इनके पास बहुत थी, सहारा हाउसिंग, सहारा रियल एस्टेट, बहुत सारे वेंचर्स थे। इनका आज नाम भी एक सांस में बताना मुश्किल है। तो जब इनका आईपीओ आने वाला था और इन्होंने जो प्रोस्पेक्ट्स जमा किया था, उस प्रोस्पेक्ट्स में बहुत सारी चीज़ें थी, कुछ नहीं थी। उनकी जब छानबीन की गई तो पता ये चला, उस जिस समय छानबीन की जा रही थी उस समय इनके पास शिकायतें आई सेबी के पास, और उसमें बताया गया कि सहारा की जो शाखाएं हैं वो कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर रही हैं। आप जानते हुए कन्वर्टेबल डिबेंचर ये होता है कि आज आप कोई डिबेंचर खरीदते हैं, उस पर आपको ब्याज मिलता रहेगा, और एक निश्चित तिथि पर जिस समय उनका आईपीओ आएगा, आपका डिबेंचर पूरी तरीके से शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस कन्वर्टेबल डिबेंचर के लिए या डिबेंचर के इशू के लिए भी सेबी की परमिशन की ज़रूरत होती, जो परमिशन इन्होंने नहीं ली थी। एक बहुत बड़ा मुद्दा आ गया और इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। लेकिन कहा जाता है इसके पीछे की एक कहानी और भी है। जब ये मुलायम सिंह के संपर्क में आए, अमर सिंह के संपर्क में आए, और उस समय ऐसा कुछ हुआ कि इनकी जो एक्टिविटीज़ थी उनमें भी एक पॉलिटिकल जो दिशा देने का काम करती थी, वो शायद मुलायम सिंह की पार्टी ही दिशा देने का काम करती थी। और वो समय आया जब सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने का समय आया, जिसका मुलायम सिंह ने विरोध किया। ये बहुत स्वाभाविक था। तो सुब्रतो राय सहारा ने भी इसका विरोध किया। सुब्रतो राय सहारा कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, लेकिन ऐसे व्यक्ति थे जिनकी बात पेपर में छपती थी, हेडलाइंस बनती थी, मीडिया में आती थी, इनके अपने टीवी चैनल थे उनमें छाती थी। तो ये इसका दुष्प्रचार हुआ और समझा जाता है कि सोनिया गांधी नाराज हो गई। पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है या कितनी नहीं है, लेकिन सेबी के पास कंप्लेंट्स थी और उस कंप्लेंट के आधार पर जब ये पाया गया कि डिबेंचर उन्होंने इशू किए हैं, वो बात सही पाई गई और उन्होंने उसे इसका उल्लेख अपने प्रोस्पेक्ट्स में भी नहीं किया था। तो फिर इससे कहा गया कि आप ये पैसा वापस कर दीजिए, और अगर ये आप वापस नहीं कर सकते हैं, जिसका सर्टिफिकेट इन्होंने नहीं दिया, तो ये पैसा सेबी के पास जमा किया जाए। और उसका आप ये समझें कि इतना ड्रामेटिकली पैसा इकट्ठा किया गया कि जब सेबी ने रोक लगाई और जब तक ये आदेश होता तब तक इनके पास लगभग 24,000 करोड़ से भी अधिक का पैसा जमा किया जा चुका था, ऐसी इन्फॉर्मेशन थी। तो इनको आदेश दिया गया, फिर वो कोर्ट कचहरी के चक्कर हो गया। सब आप जानते हैं कि 10,000 करोड़ सेबी के पास जमा करने का सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया, जिसे ये जमा नहीं कर पाए। किसी न किसी तरह से कोर्ट में पेश होने से बचते रहे, और एक समय आया कि जब ये कोर्ट में गए, उनको हिरासत में ले लिया गया और जेल भेज दिया गया। 2016 में ये पैरोल में छूटे, इनको
ये अनुमति दी गई थी कि अपना कुछ एसेट्स बेचकर ही पैसा जमा करें। इन्होंने लंदन, न्यूयॉर्क, दुनिया के और बड़े बड़े शहरों में होटल्स खरीदे थे और उनकी बिक्री की जानी थी, शायद संभव नहीं हो पाई किसी न किसी तरीके से। लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जो शिखर पर पहुंचा हो और राजनीतिक जिसके इशारे पर घूमते हो, वो 2 साल तक जेल में रहा, लगभग 2 साल तक जेल में रहा और वो पैसे का इतना इंतजाम नहीं कर सका। एक दृष्टांत है, एक उदाहरण है सुब्रत सहारा का। लखनऊ में सहारा शहर है गोमती नगर में, जो इनका निवास है सुब्रत सहारा का। इनके दोनों बेटों की शादियां हुई और उन शादियों में इतना वैभवशाली अरेंजमेंट हुआ कि शायद किसी राजा महाराजे के यहाँ होता हो तो होता हो। सुब्रत सहारा का जो शहर है गोमती नगर में, इनके दोनों बेटों की शादियां हुई और उनके बेटों की शादियों में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आए, बहुत समय दिया। इनके किसी एक प्रोग्राम में लाल कृष्ण आडवाणी आए, भैरव सिंह शेखावत आए और राजनीति की जितनी दिग्गज हस्तियां हैं वो सब आए। बड़े बड़े फिल्मी सितारे आए। अमिताभ बच्चन तो दोस्त थे इनके, जया बच्चन तो इनके परिवार का हिस्सा थे, अमर सिंह, जाने कितने ऐसे फिल्मी सितारे, उद्योगपति सब मौजूद थे। तो आप इनकी पहुंच, इनके रसूख का अंदाजा लगा सकते हैं। और ये सब कुछ हो जाने के बाद में उस व्यक्ति को जेल जाना पड़ा। जेल से छूटे, कोर्ट कचहरी का चक्कर हुआ, पैसे फिर भी जमा नहीं हो पाए। किसी ने इनका मुंह काला किया, किसी ने स्याही फेंकी, किसी ने गाली दी, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती रहीं। आप समझ सकते हैं कि ये सब चलता रहा। और जब सेबी ने पूछा कि आपने उस जो कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किए हैं उनका क्या हुआ, तो उन्होंने जवाब दिया कि हमने तो वो पैसा वापस कर दिया है। और जब उसका रिकॉर्ड मांगा गया तो इन्होंने, समझा जाता है, कई ट्रक भर के फॉर्म भेजे थे, कई ट्रक। उसके लिए सेबी को बहुत बड़े बड़े गोडाउन लेने पड़े और उसमें कुछ पढ़ा जा सका या नहीं पढ़ा जा सका ये तो ठीक से नहीं मालूम है, लेकिन ये मालूम है कि रोबोटिक्स का सहारा लिया गया उस रिकॉर्ड को डिकोड करने के लिए, क्योंकि सारा कुछ मैनुअल था। आप समझ सकते हैं कि अगर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांगी जाए तो इन्फॉर्मेशन सारे के पास उपलब्ध नहीं थी। धीरे धीरे जब 24,000 करोड़ रुपया इनके पास जमा हो गया, अब वो पैसा दिया जा रहा है बहुत धीमी गति से, बहुत सारे लोग उसमें आज जिंदा भी नहीं हैं। और फिर एक समय ऐसा आता है जब सुब्रत सहारा अलग थलग पड़ जाते हैं, जब जेल जाते हैं, जेल से छूट के आते हैं, फिर भी इनके सहारा के लिए कोई नहीं खड़ा होता है। सहारा की कंपनियां भी काम करती रहती हैं, लेकिन उनमें आने वालों की भीड़ उतनी नहीं होती है, लोगों का आकर्षण खत्म हो चुका है और उनकी ब्रांड इक्विटी भी बिल्कुल मिट्टी में मिल चुकी है। लोगों में ये समाचार फैल चुका है कि ये फ्रॉडलैंड कंपनी है, लोगों का पैसा डूब जाएगा, इसलिए नई जो स्कीम्स हैं जो उनमें पैसा आना भी बंद हो गया। पुरानी स्कीम्स के लिए लोग सहारा की दफ्तरों का चक्कर लगाते रहे, सहारा की शाखाओं का चक्कर लगाते रहे। ज़्यादातर शाखाएं बंद हो गई हैं, दफ्तरों में कोई इनका पुरसा हाल नहीं है। सहारा के बहुत सारे कर्मचारी हैं वेतन न मिलने के कारण पहले ही पिछले कई सालों से एक एक करके छोड़ते जा रहे हैं। जो इनके पुराने सहयोगी हैं, बहुत जो प्रबंध कार्यकर्ता जिन्हें कहते हैं, उस तरह के लोग आज भी सहारा में हैं। और अब जबकि सुब्रत सहारा नहीं रहे, उन्होंने एक ऐसा इतिहास बनाया और इन लोगों के लिए एक मार्गदर्शक का काम भी करेगा कि कैसे कहाँ से कहाँ आदमी पहुँच गया। और ये हम सभी के लिए एक लेसन भी है कि जिसकी बुनियाद ही गलतियों पे रखी गई हो, गलत कामों पे रखी गई हो, बेईमानी पर रखी गई हो, वो इमारत बहुत मजबूत नहीं हो सकती, उसका धराशायी होना तय है, सिर्फ बात समय की है। और या फिर ऐसा कोई परिवर्तन हो जाए कि वो व्यक्ति स्वयं संभल जाए और अपने अतीत से सबक लेकर आगे वो कुछ ना करे जिसकी वजह से कोई गलतियों की संभावना हो और किसी समाज को, देश को, गरीबों को नुकसान होने की संभावना हो। लेकिन इसमें ऐसे तो बहुत घराने हैं, उद्योगपतियों के बिजनेस घराने हैं जिसमें बहुत जल्दी जल्दी उन्होंने राइज किया। लेकिन सहारा का एक ऐसा केस है कि अपने जीवन काल में ही सहारा शिखर पर पहुँचे और बहुत कम समय में पहुँचे। 1948 में वो जन्मे थे और 1978 में उन्होंने सहारा इंडिया फॉर्म कर ली थी, यानी 30 साल की उन्होंने लगभग सहारा इंडिया फॉर्म कर ली थी और उसके 10 साल के अंदर अंदर वो शिखर पर थे। तो इतनी जल्दी इतनी बड़ी सफलता शायद ही किसी को मिलती हो। लेकिन इतना ख़राब अंत तो बहुत लोगों का होता है, इनका भी हुआ और इनकी जेल से छूट कर आने के बाद गुमनामी की ज़िंदगी हो गई थी। और जब इनकी मृत्यु हुई, वो सभी लोग, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े क्रिकेटर, उद्योगपति जो लाइन लगा के खड़े होते थे लखनऊ में
सहारा शहर में किसी ने शोक संवेदना भी नहीं दी। छोटे मोटे इनके पुराने साथी हैं गोरखपुर के, मैं देख रहा था अखबार में, उन्होंने शोक श्रद्धांजलि दी है। जिनका कोई कारोबारी रिश्ता न रहा हो, सिर्फ मित्रता रही हो, उन्होंने छोटे छोटे शोक संदेश छपवाए भी हैं, ऐसे मिले हैं। लेकिन एक इतने बड़े लीजेंडरी का, एक जिसने इतिहास रचा, उसका इतना गुमनामी भरा अंत हम लोगों के लिए एक अध्ययन का विषय है। इससे बहुत सारे लेसन मिलते हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सहारा की वो कौन सी फ्रॉडुलेंट स्कीम थी जिसमें बैंकों का सहारा लिया गया, खासतौर से स्टेट बैंक का सहारा लिया गया, पोस्ट ऑफिस का सहारा लिया गया, और अकेली उस स्कीम ने ही सहारा को, सुब्रतो रॉय सहारा बना दिया और बाद में सहारा श्री बना दिया। नमस्ते। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लोगों से शेयर करें, और वित्तीय साक्षरता पे खासा ध्यान दें ताकि इस तरह की जो गलतियां होती हैं लोगों से, उनसे आप बच सकें। नमस्ते।